कि केजरीवाल जी ने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा। जिनको राज्यसभा भेजा है उसमें से हमें बताइए दलित का बेटा कौन है, कौन पिछड़े का बेटा है और कौन माइनॉरिटी का बेटा है। वोट तो वही आप लोगों को दे रहे हैं। सरेआम केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी किसी बात पे ही खरा नहीं उतरते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, पुरानी गाड़ी से रहूंगा, बच्चों की झूठी कसम खा ली, अब शीश महल उनका चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा केजरीवाल जी अब VIP कल्चर में रह रहे हैं। केजरीवाल जी ने का जो शराब घोटाला रहा वो हज़ारों करोड़ रुपए का रहा। अब दिल्ली की स्थिति देख लो, प्रदूषण दिल्ली में पिछले 10 साल में बद से बदतर हो चुका है। यमुना साफ़ नहीं हो रही है, रोड यहाँ पे कम है, खड्डे ज़्यादा हैं। PWD ने कोई काम ही नहीं किया है दिल्ली में। दिल्ली के बेटे पे जनता भरोसा कैसे कर रही है? ये दिल्ली का बेटा नहीं है। ये दिल्ली को धोखा देने के लिए कांग्रेस को भरा बुला कह के, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बना के ये सत्ता में आया। और दिल्ली की जनता अब समझ गई है और दिल्ली की जनता अब इस बार बदलाव लोकपाल का नाम नहीं लेते ना। लोकपाल भूल गए केजरीवाल जी, लोकपाल भूल गए और जो इनके पुराने साथी थे उनको भी भूल गए, जिनके सारे ये आए थे। जब सत्ता में आए थे वो कहते हमने रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को इनको टिकट दिए, वो तो एक भी नजर नहीं आ रहा। आप हमें ये बताओ कितने दलित को इन्होंने टिकट दिया, कितने पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया। जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ केजरीवाल जी चुप क्यों हो जाते हैं। जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 2020 में तो मुसलमानों पे जब अत्याचार हो रहा था तो उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे। केजरीवाल जी मुसलमानों के पक्ष में उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे। के लिए नहीं खड़े हुए देखे? नहीं, अब तो वोट आ रहा है, वोट मांगने के लिए आप खड़े हैं, लेकिन मुसलमान इन्होंने राज्यसभा भेजे हैं, कितने दलित आप हमें बता दो, आंकड़े लगा लो। इनके जो 9 रत्न हैं उसमें से कोई भी मुसलमान हो, कोई भी दलित हो, कोई भी पिछड़ा हो। राजेंद्र पाल गौतम जो इनके मंत्री थे, अब वो हमारी पार्टी में है, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया इन्होंने। अब तो कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा। जब दलित की बात आती है, जब पिछड़ों पे अत्याचार की बात आती है, तब केजरीवाल जी का कोई स्टैंड नहीं होता। जब बात आती है दिल्ली में आरक्षित पदों को भरने की तो केजरीवाल जी वहाँ पे भी शांत हो जाते हैं। जब बात आती है कि साहब दिल्ली में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो दिल्ली का युवा बेरोजगार है, आप उसको रोजगार कब देंगे, तो केजरीवाल जी ये कह देते हैं जे देखो विपक्ष है वो मैं काम नहीं करने दे रहा है। विपक्ष LG, कभी प्रधानमंत्री जी का बहाना लगा देना, कभी गृह मंत्री जी का बहाना लगा देना। जब सुरक्षा की बात करो तो ये कह देते हैं जी पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप मुख्यमंत्री ना रहे, आप विपक्ष की भूमिका में आए, क्योंकि 11 साल का जो समय है वो कम नहीं होता है। और इस बात को हमें मानना पड़ेगा, जो दिल्ली है वो पूरे देश की राजधानी है। क्या 11 साल पहले की जो दिल्ली में विकास की रफ्तार थी, जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 11 साल पहले था, क्या अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम विश्व में ये बता सकते हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है? हमारा जो देश है, देश का सबसे प्रदूषित राज्य दिल्ली हो चुका है। और कहने की बात नहीं है, आज के दिन आज जो प्रदूषण का लेवल है वो 300 से ऊपर है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यानी पराली जलती है पंजाब में। इस बार तो नहीं पराली जली, इस बार तो हरियाणा में भी पराली नहीं जली। सिर्फ पराली नहीं जलती है, और भी यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिस पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये वोट देने के लिए दलित मुसलमान है, राज्यसभा भेजने के लिए प्रकाश केजरीवाल जी के पास, ये क्या है? देखिए, ये तो सवाल अब दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। हमारा तो ये है कि हम तो सच का आईना दिखाएंगे कि केजरीवाल जी से हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा। जिनको राज्यसभा भेजा है उसमें से हमें बताइए दलित का बेटा कौन है, कौन पिछड़े का बेटा है और कौन माइनॉरिटी का बेटा है। वोट तो वही आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो तो फिक्स है। बीजेपी को उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो बहुजन समाज के खिलाफ है, और इसी वजह से उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में 10% EWS लेके आए। बाबा साहब का अपमान हुआ संसद में अमित शाह द्वारा, तो केजरीवाल जी सड़कों पे आगे कह रहे मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, मैं बाबा साहब का बेटा हूँ। लेकिन अब पुजारियों को 18,000 रुपये वो दे रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को नहीं दे रहे हैं। वो सबको देना चाहिए। जब आप पुजारियों को 18,000 दे रहे हैं
तो आप बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनको भी 18,000 दीजिए, जैन धर्म वालों को भी 18,000 दीजिए, सिख धर्म वालों को भी दीजिए, मुस्लिम धर्म वालों को भी दीजिए। जब आपको देना है, लेकिन 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का काम सबके लिए बराबरी का होना चाहिए, जाति और धर्म देख के काम नहीं होना चाहिए। और केजरीवाल जी से एक सवाल और है, जो अब बहनों के लिए ये 2100 रुपये की योजना लाए हैं, तो क्या ये योजना इन्होंने पंजाब में दी? पंजाब में भी इन्होंने वायदा किया था, 1,000 रुपये का वादा किया था, लेकिन वहाँ तो इन्होंने पैसा नहीं दिया। और पिछले 11 साल में यहाँ सिर्फ बस को फ्री करने के अलावा और यहाँ बहन बेटियों के लिए क्या काम किया है? सिर्फ बस उन्होंने फ्री करी है, वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या किया? क्या एक मुख्यमंत्री का काम इतना ही होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री ये बोल देने भर से कि साहब हम जेल के अंदर हैं और पूरी दिल्ली यहाँ डूब गई, और दिल्ली में जो देश के भविष्य यहाँ तैयारियाँ कर रहे थे, कई बच्चे डूब के मर गए, उस पर जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ठेका प्रथा खत्म करने आए थे दिल्ली में, ठेका प्रथा ख़त्म करने आए थे और सबसे बड़े ठेकेदार भी यही बन गए। करप्शन ख़त्म करने आए थे और सबसे ज़्यादा करप्शन भी यही कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो जो पुरानी सरकार है वही आनी चाहिए। जो विकास की रफ्तार दिल्ली में रुकी है, वो रफ्तार दोबारा फिर से चलनी चाहिए, और वो रफ्तार कांग्रेस ही चला पाएगी। कह रहे हैं ये अपनी आपदा है। देखिए, मोदी जी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। मोदी जी ने पिछले 11 साल में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ क्या सहूलियतें दी हैं दिल्ली को? जो केंद्र शासित पद हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने नहीं भरा। दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें रेलवे के अकेले 6 लाख पद खाली हैं। तमाम जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में ना तो आपको पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिलेंगी, ना वहाँ स्टाफ मिलेगा, ना वहाँ डॉक्टर मिलेंगे। और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से सरकारी अस्पताल बने हैं? क्या वहाँ पे सुविधाएं बढ़ी हैं? सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। केजरीवाल जी की एक बात समझ में नहीं आती, कह रहे हैं कि शीश महल मुझे बदनाम किया जा रहा। अब वो मीडिया को लेकर जा रहे हैं घर दिखाने के लिए। जब वो उसमें रहते थे तब तो मीडिया को नहीं दिखाया उन्होंने, और जब अब उनको मालूम है कि अब मीडिया अंदर नहीं जाएगी तो मीडिया को दिखा रहे थे। तो ये नाटक चल रहा है। ये चुनावी मुद्दा है। कोई राजमहल कह रहा, कोई शीश महल जनता का। देखो, इसी मुद्दे पे दिल्ली का चुनाव होगा। नहीं, मुद्दे तो अलग है। मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा का, बेरोजगारी का। ये तो एजेंडे बनाए जा रहे हैं, और इन एजेंडों में कहीं प्रधानमंत्री की बात होती है। आम आदमी पार्टी वाले लोग ये कहने लगते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ राजमहल है, वहाँ साहब 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का राजमहल बना है। फिर केजरीवाल की बात होती है तो कहते हैं जी 30 करोड़ का शीश महल बना है। तो ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है। दिल्ली की जनता को इसमें दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आपने जनता की बेहतरी के लिए क्या काम किया। विधूड़ी की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। विधूड़ी को इस तरह का बयान देने से पहले एक बात ये सोचनी चाहिए थी, क्या उनके घर में उनकी पत्नी है? नहीं है। उनकी बेटी नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनकी बहन नहीं है। तो अगर आपको गालों की तुलना करनी है तो अपनी बहन बेटी के गाल से तुलना कीजिए। विपक्ष की एक चुनी हुई सांसद जो हमारी नेता हैं, आप उनका सरासर अपमान कर रहे हैं। राज गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, तो प्रियंका गांधी जी का इस तरह से जो आप चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप अपना राजनीतिक स्तर बता रहे हैं विदुड़ी जी, कि इनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, इनका बौद्धिक स्तर कितना है। और उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने मुख्यमंत्री जो अतिशी जी हैं उनको भी बुरा भला कहा है। उनके पिताजी के ऊपर भी, उनकी पैदाइश पे भी शक किया है। तो इस तरह का जो आचरण विदुड़ी कर रहे हैं, तो वो आरएसएस की पाठशाला से पढ़ के आए हैं। कुछ इसी तरह का आचरण मोदी जी भी करते हैं। आपको याद होगा, मोदी जी ने भरी संसद में रेणुका चौधरी जी जो हमारी सांसद थी, उनकी तुलना सूर्पनखा से करी थी। मोदी जी ने भरी चुनावी मंचों से ममता बनर्जी जी का किस तरीके से अपमान किया, पूरी देश की जनता जानती है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, जो स्वर्गीय हैं, तो उनके लिए क्या क्या आप शब्द नहीं कहे, वो पूरे देश की जनता जानती है। तो जनता सब जान रही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा गिराने का काम कर रहे हैं, राजनीति का स्तर गिराने का काम कर
कर रहे हैं और आरएसएस के ये मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। विदुड़ी की कालका जी से जमानत जब्त करवाएंगे। रमेश बुदुड़ी ने पहले संसद में भी बयान दिया था, दानिश अली को क्या क्या नहीं बोला, मुल्ले कटवे आतंकवादी क्या क्या। विदुड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। कुंवर दानिश अली जो एक चुने हुए सांसद थे, चुने हुए सांसद को आप आतंकवादी कह रहे हैं, उसको संसद के अंदर। और देखिए दुर्भाग्य की बात कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कोई चुना हुआ विधायक या सांसद करता है जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखे, तो उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जब कोई विपक्ष का सांसद या विधायक वो कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर दे तो उसके पीछे पूरी मीडिया पड़ जाती है। के नेता रमेश बुदुड़ी फिर तो महिलाओं को इस नज़र से कैसे क्या क्या देखते हो? इनका आचरण ऐसा ही है, इनको इसी तरह के संस्कार दिए गए हैं। बीजेपी और आरएसएस में बहन बेटियों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के जो संस्कार हैं वो यहाँ की पाठशाला में दिए जाते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं विदुड़ी के साथ साथ जो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और हम इनके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे। एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे रावत, उन्होंने जींस फटी हुई जींस देखते थे, वो देखते। उसके अलावा भी थे, प्रज्वल रेवन्ना देख लो, उसने जो है हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसकी सीडी बनाई, वो वायरल है। चिन्मय आनंद देख लो, कुलदीप सेंगर को आप देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को आप देख लीजिए। तो बीजेपी में तो ऐसे नेताओं की भरमार है, गालीबाज नेता, चरित्रहीन नेता, जो जितना गालीबाज। अनुराग ठाकुर को देख लो, 70 लाख की मोटरसाइकिल में दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं और गाली देते हैं मुसलमानों को, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। सम्मान यही होता, फटी जींस देखते हैं, ये गाल देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते होंगे। दरअसल आरएसएस की पाठशाला में ये सिखाया जाता है और जो मनुस्मृति है वो ये कहती है कि जो औरतें हैं वो भोग विलास की वस्तु हैं, जो औरतें हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए हैं, उनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको बाहर रोजगार या नौकरी ना करने दी जाए, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार ना दिया जाए। और एक और घटना आप देख लो, अभी कुछ दिन पहले कुंभ में हुई है, एक कोई परिवार वो अपनी बेटी को वहाँ दान कर आया है, नाबालिग बेटी को। तो आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार जहाँ इस तरीके से बेटियों की खरीद फरोख्त हो रही है, देवदासी प्रथा लग रही है, तो बीजेपी उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये तो सरासर एक नाबालिग बेटी की खरीद फरोख्त का मामला है, लेकिन बीजेपी के लोग इस पे कोई एक्शन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इन लोगों का आचरण ही इस तरीके का है। ये लोग बहन बेटियों को भोग विलास की वस्तु मानते रहे हैं, ये लोग बहन बेटियों को बच्चा पैदा करने की वस्तु मानते रहे हैं। आपको भी याद होगा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले सती प्रथा लगी थी। सती प्रथा में क्या होता था, किसी भी महिला का अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जिंदा उसी के साथ चिता में जला दिया जाता था। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं जो बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जिंदा जला भी सकते हैं। तो महिला विरोधी हैं फिर तो, इसका मतलब ये लोग महिला विरोधी, विरोध करना तो एक अलग चीज़ है। ये महिलाओं को अपने बराबर ही नहीं मानते हैं, ये महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब इनके हाथी के दिखाने के दांत अलग हैं इनके और खाने के दांत अलग हैं। आप इनके तमाम इंटरव्यू देखो, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, इनके किसी भी इंटरव्यू में आप महिलाओं के लिए कोई सम्मानजनक शब्द नहीं देखोगे। इनकी जो मन की जो कुंठा है वो निकल के इंटरव्यूज में और भाषण में नहीं होगी रमेश बुदुड़ी पर। कौन कार्रवाई करेगा? जज भी इनका, वकील भी इनका, गवाह भी इनके, सबूत भी इनके, तो कार्रवाई करेगा कौन? जब सत्ता बदलेगी, जब सरकार बदलेगी तब कार्रवाई होगी। हालांकि बुदुड़ी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर हो गई है। संदीप दीक्षित जी ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एफआईआर कर दी है। केजरीवाल जी का एक बयान था कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी पैसा दे रही है कांग्रेस को, तो इसको लेके हमने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करी है। और केजरीवाल जी अभी एक इंटरव्यू में भी झूठ बोलते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 400 किलोमीटर मेट्रो रेल बना दी है, जबकि 265 किलोमीटर मेट्रो रेल शीला जी के टाइम पे बनी है और केजरीवाल के टाइम पे सिर्फ 65 किलोमीटर रेल बनी है। जो मेट्रो का जो बना है वो सिर्फ 65 किलोमीटर।